मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने इलस्ट्रेशन 65। पेज नंबर बोलिए क्या है, पेज नंबर, व्हाट इज पेज नंबर? 3.40 ये नंबर है। इसमें क्या है आपके पास? इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है। क्या क्या निकालना है आपके पास? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर ये बिफोर इंटरेस्ट है एंड बिफोर टैक्स है तो इट हैज एन ऑब्वियस मीनिंग कि ये बिफोर डिविडेंड भी है। तो डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं हम इसको? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये लेके चल रहे हैं। आपके क्वेश्चन में दो डेट गिवन है, कौन कौन से गिवन है बताइए? अच्छा सुनिए, आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है ना? क्या गिवन है आपके पास? क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स कितना गिवन है? 1,20,000 गिवन है। टैक्स रेट कितना गिवन है? टैक्स रेट 40% टैक्स रेट गिवन है, ऐसे दे रखा है आपके पास, ठीक। अब मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है बताइए? एक बताइए, एक तो आपके पास क्या कितना परसेंट डिवेंचर है बताइए? 12% डिवेंचर्स। 12% डिवेंचर्स है आपके पास एक। और उसकी वैल्यू कितनी है? कितनी है? और दूसरा क्या वैल्यू है? दूसरा चीज क्या है? अरे एक और भी तो है, 10% कुछ। यही है बस? अच्छा, तो व्हाट इज द वैल्यू? 20 लाख। 20 लाख का कितना? 12/100। सुनो, ये कितना हो गया? 2,40,000 हो गया। दिस इज साइन विद यू। कर लिया इतना? तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया। ठीक है जी। और क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। आफ्टर टैक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है? आफ्टर टैक्स का मतलब आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स है। इंटरेस्ट भी माइनस कर दिया और टैक्स भी माइनस कर दिया, ये फिगर आपके पास निकल कर आ रही है। ऐसा करके चल रहा है, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है, हम बोलते हैं कि लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स बराबर है एक्स। जब मैं बोल रहा हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब आफ्टर इंटरेस्ट है, लेकिन क्या है ये? बिफोर टैक्स है। देखिए, इसका इसका बड़ा क्लियर सा मतलब है। इसका मतलब है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये है। ये हमने एक्स मान लिया। अब मुझे बताइए टैक्स क्या हो जाएगा? टैक्स एक्स का 40/100, यानी कि कितना हो जाएगा? 2/5 एक्स हो जाएगा एक्स। अब मुझे बताइए नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या बनेगा? एक्स माइनस 2/5 एक्स इज इक्वल टू कितना है? 1,20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या एक्सप्रेशन क्लियर है? ये हमने माना बिफोर टैक्स, ये हमने टैक्स माइनस करा, तो फिगर किसके बराबर आ गई? आफ्टर टैक्स के बराबर आ गई। अब हम जाने जा रहे हैं यहाँ पर कितना, 3/5 एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1,20,000 के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1,20,000 इंटू 5/3। तो क्या वैल्यू निकल कर आ गई? 2 लाख। 2 लाख क्या है मेरे पास? 2 लाख है मेरे पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या है ये? आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना है? 2 लाख है। प्लस कर दूंगा इसमें क्या मैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट जोड़ दिया मैंने इसके अंदर, तो क्या फिगर आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना था मेरा? 240 था ना? ये जोड़ दिया, तो 4,40,000, जो 440,000 जो फिगर मेरे पास आई वो क्या है? दिस इज नेट प्रॉफिट। क्या है ये? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की फिगर ये निकल कर आई। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी आपके पास है, और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट भी आपके पास है। तो बताइए, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिगर इज 4,40,000, और इंटरेस्ट कितना आपके पास है? 2,40,000। 3 से 3, 0 से 0, 12, 22,
छः 11 कितना निकल के आ रहा है बताइए? 1.8321, दैट इज योर आंसर। यू गॉट योर आंसर। ये एक तरीका था इसको करने का, लंबा तरीका। इसका करने का एक छोटा तरीका भी है। हाँ हाँ, टाइम्स में है तो सॉरी 1.3 टाइम्स हो जाएगा, हाँ ठीक है। ऐसे इसका एक तरीका और है इसको करने का, छोटा तरीका। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर छोटे तरीके को देखते हैं कैसे करना है। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, ये जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड वाला पार्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तब वहां इस्तेमाल होगा। विल यूज इट देयर। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वही तो, वही तरीका तो बोल रहा हूँ। अभी रुक जाना भाई, रुक जा रुक जा रुक जा ना, रुक जा। बता रहा हूँ तरीका भी। इसे नोट कर लिया? नहीं कर रहे हैं? नाइस। अब दूसरा तरीका देखिए। हम जानते हैं, एक और तरीका समझ लीजिएगा। लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर, मान लिया हमने 100, मान लिया 100, तो टैक्स क्या हो जाएगा? 40। टैक्स क्या हो जाएगा आपका? 100 × 40 अपॉन में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 40 का टैक्स हो गया। करेक्ट? दिस इज फाइन और नॉट? एग्री करते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना। अब मुझे बताइए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 60, देन टैक्स कितना है भाई आपके पास? 40 है। यही तो कहानी है। हाँ है ना? इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, हाँ नहीं, नेट प्रॉफिट, रुक जाइए, हमें क्या निकालना है इसमें से? हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है हमें। हाँ हाँ, इफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 100, देन टैक्स कितना है आपके पास? 60 है। ठीक है। और हमारे पास फिगर कौन सी गिवन है? आफ्टर टैक्स की फिगर गिवन है ना? दोबारा बोलो। टैक्स 40 बनेगा, बिल्कुल सही बात है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 है, देन टैक्स इज दिस। हमें चाहिए, हमें आफ्टर के साथ लेके चला है ना। आफ्टर टैक्स इज 60, देन टैक्स इज कितना है आपके पास? 40 है। इज इट क्लियर ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60 है, उस पोजीशन में टैक्स कितना था आपका? 40 ही तो था। ठीक है। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1, देन टैक्स कितना बनेगा आपके पास? 40 अपॉन में 60 बनेगा। ऐसे तो बनेगा। एंड इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 120, तो क्या बनेगा? 40 अपॉन में 60 इंटू 1,20,000 बनेगा। काटिए, कितना आता है बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? कितना बनेगा ये से ये कट गया, और 6 से 2 20,000। कितना? 80 क्या निकल कर आया? देन टैक्स कितना आपके पास आया? 80 आ गया। करेक्ट? अब आप जानिए क्या, कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो कैसे बनेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 1,20,000, प्लस टैक्स कर दिया हमने कितने का? 80,000। बिफोर टैक्स कितना आ गया? 2 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये भी कर दिया कितने का? 240 का। तो क्या निकल आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना? 4,40,000। ऐसे भी निकल कर आया। एक दूसरा तरीका भी हो गया, 100 वाले तरीके से करके दिखाया। और एक तरीका आपकी बुक ने कर रखा है ना? दिख रहा है बुक का तरीका? देखिए, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये वाला हो गया। एक तरीका क्या कर रखा है? बुक ने भी यही कर रखा है वैसे। बुक में यही कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं। सेम मेथड बुक ने फॉलो करा है। टेक्स्ट वाले तरीके से ऐसे कर सकते हैं, बुक वाले तरीके से ऐसे कर सकते हैं। हाँ, देखो, अगर आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन है तो इतनी वर्किंग नहीं दिखानी। लेकिन अगर 3 नंबर का है तो दिखानी पड़ेगी फिर। हाँ, फिर दिखानी पड़ेगी। लेकिन अगर सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए मल्टीपल रेशो में, 3 रेशो बोलिए कैलकुलेट करने के लिए, फिर तो आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि 1 2 3 रेशो है तो नंबर उसी के होंगे ना। इतना लंबा नहीं करना, ये तो बड़ा ओरल क्वेश्चन है। बताऊं कैसे ओरल क्वेश्चन है? देखिए जरा, इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि टैक्स 40% है। ठीक है।
तो जो बैलेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 60% होगा। ये 60% क्या रिप्रेजेंट करता है, 120 रिप्रेजेंट कर रहा है। 60% 120 है, तो आप देखिए जरा, 120 अगर 60% है तो 100% कितना, तो निकाल लो वैल्यू, कितना हो गया, एक से ये चला गया, क्या आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, 2 लाख आ गया। सीधा आंसर निकला है। दोबारा बताता हूँ, अगर टैक्स 40% है तो ओरिजिनल वैल्यू में से टैक्स माइनस करने के बाद जो बचा होगा दैट विल रिप्रेजेंट 60%। वो 60% किसके बराबर है, 1,20,000 के बराबर। अगर 60% वैल्यू 1,20,000 है तो 100% वैल्यू यानी बिफोर टैक्स कितनी थी, 2 लाख। ओरल हो गया क्वेश्चन, ये शॉर्टकट है। एक्स का मेथड 100 वाला यूनिटरी मेथड, और ये है शॉर्टकट आपका। अगर टैक्स रिप्रेजेंट करता है 40%, तो बची हुई वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी 60%। 60% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,20,000। तो 100% वैल्यू क्या हो गई, 2 लाख। 2 लाख क्या है बिफोर टैक्स की फिगर, बिफोर टैक्स की फिगर में अब क्या जोड़ दो, लॉन्ग टर्म जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका है, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। अभी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उनमें अप्लाई करके देखने से लगता है नहीं लगता, ठीक है, बुक दिखाना जरा। अब आप देखिए, अगर आपने ये कर लिया क्वेश्चन, 65 इज ओके विद एवरीबॉडी, ऑनलाइन में क्लियर चीज है 60। अब जरा एक्सरसाइज पे चलिए और एक क्वेश्चन देखिए करके। 70 क्वेश्चन करिए, 70, पेज नंबर 3.112। कौन सा बोल रहा हूँ करने के लिए मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर कितना बोला, 112। ये करिए, इसको करिए, ये ट्राई करिए। क्यों, कोई बात नहीं, पहले पहले इधर देखिए, पहले आ जाइए। क्वेश्चन 70, पेज नंबर बोलिए। अब मुझे बताइए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो किसके बराबर है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसा करके निकल कर आया आपके पास, ठीक है। अब मुझे बताइए सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें क्या क्या आएगा बताइए, दो आपकी चीजें हैं, कौन कौन सी हैं बताइए। कितना डिबेंचर, कितना वैल्यू का है, अरे यार, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द 1 लाख, लिखो करके दिखाओ, इंटू 15%, प्लस दूसरा कितना है, 1 लाख का 12/100, यानी कितना हो गया ये, 15,000 ये, प्लस 12,000 ये, 27,000 ये, इस पर नंबर मिलेगा आपको आधा, लिखना है। ठीक है जी। अब बारी आई क्या आपके पास, अब आपके पास क्या है, नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है आपके पास, आफ्टर, आफ्टर टैक्स दे रखा है ना कितना, हाँ ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना लिखा हुआ है, 1,20,000, ठीक है, कर दिया। हमने बोला कि लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, तो टैक्स कितना हो गया मेरे पास, एक्स का कितना परसेंट टैक्स बोला है, हाँ, 40/100, तो कितना हो गया, 2/5 एक्स हो गया। देयरफॉर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2/5 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। तो व्हाट इज 3/5 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। व्हाट इज एक्स, 120 इंटू 5/3 कितना हो जाएगा, 2 लाख। क्या बोलूंगा मैं, नेट प्रॉफिट, ध्यान से देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू कितना, 2 लाख, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कितना इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म डेट निकला था, 27,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या वैल्यू निकल कर आए, 227। दिस इज फाइन। क्या दिक्कत आ रही थी इधर, इसी तरह 71, व्हाट इज दिस वैल्यू,
नेट प्रॉफिट 227 अपॉन में कितना, बस ये यही आ रहा है ना। व्हाट आंसर यू गॉट हियर, कितना निकला बताइए। 8 टाइम्स, खत्म। कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है अब अगला? 71, दिखाओ जरा क्या 71, देखते हैं कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 71, पेज नंबर बोले आपने, 71 में पेज नंबर कितना है भाई? 3.112। बातें यार, बातों में ना लगो भाई। अगर हो गया हो तो 71 कर लो, 68 कर लो, 67 कर लो, बातों में क्यों लगे पड़े हो, कर लो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला वही है, चाहे आपको क्वेश्चन कितना भी है, फॉर्मूला जरूर से लिखिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर, क्वेश्चन में क्या दे रखा, आफ्टर टैक्स है, बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ऐसे। अच्छा ये बता मुझे, इसमें मैं 8% प्रेफरेंस का क्या करूंगा, मेरा क्या रोल है इसमें? वो क्या रोल, इसका रोल पता है कब होता? जब क्वेश्चन बोलता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इज दिस। इस क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में क्या है? आपके आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। आफ्टर टैक्स का मतलब इट इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, बट इट इज बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड का कुछ करना ही नहीं है इसमें, नो रोल टू प्ले। लेकिन अगर ये क्वेश्चन लिखता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इज कितना, 75,000, तब आपको काम करना पड़ता। हाँ 8% होता है उसका प्रेफरेंस शेयर पे, इक्विटी का कोई रेट नहीं है। सीक्वेंस समझना बेटा, पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स फिर डिविडेंड, उस सीक्वेंस में गाड़ी चलती है। ये आपका हो गया पार्ट आपके पास। अब इसमें करने के लिए बचता क्या है? मैं बोलूं तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, ये क्या क्या निकल कर आ रहे हैं? ये निकल रहा है 10% डिवेंचर पे कितना हो गया, 5,000, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम 5,000, टोटल कितना है, 10,000। सिंपल सा। और सुनिए, नेट प्रॉफिट, लेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बराबर कितना है, एक्स। एक्स कितना हो गया आपके पास, क्या परसेंट टैक्स का रेट है यहाँ पर? अरे तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, कितना दे रखा है, 75,000, प्लस टैक्स कितना हो गया, 9,000। क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 84,000, प्लस इंटरेस्ट कितना कर दिया, 10,000। क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितनी वैल्यू आ गई, 94,000, ऐसे। खत्म। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था। अब आपका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, आंसर आपका बन रहा है बिफोर टैक्स 94,000 डिवाइडेड बाई 10,000, कितना आ गया, 1 2 3, 1 2 3 पॉइंट, 9.4 टाइम्स। ये तो चूहा जैसा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन तब आपके लिए परेशानी करता जब क्वेश्चन में बोलता क्या, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड इज कितना, 75,000। तब आपको पहले डिविडेंड जोड़ना पड़ता, फिर आपको क्या करना पड़ता, टैक्स जोड़ना पड़ता, फिर आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ता, फिर आपका क्वेश्चन बनता है ऐसे। चलिए, अब जरा चलते हैं किसकी तरफ, टर्नओवर रेशोज की तरफ। कौन से रेशोज, टर्नओवर रेशोज। कैन वी प्रोसीड फॉर द टर्नओवर रेशोज? चलिए, चलिए फटाफट से शुरू कर लीजिए। अब लीजिए एक्टिविटी रेशोज, प्रोसीड फॉर एक्टिविटी रेशोज। किसी स्टूडेंट की एक्टिविटीज जो होती हैं वो अच्छी है या बुरी हैं, उस पर डिपेंड करता है, बताइए। उसके यूटी के रिजल्ट पे, उसके टर्म के रिजल्ट्स पे, टीचर का फीडबैक से ये तो पता चलता है ना, स्कूल में रेगुलर है या नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस उसके स्टूडेंट की, उसके सारे सब्जेक्ट के स्कोर से पता चलता है। उसकी नॉलेज कितनी है वो टेस्ट से पता चलती है। स्कूल में कितना रेगुलर है, टीचर का फीडबैक कैसा है ना, इससे पता चलता है। बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल से पता चलती है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट कितनी है। रेवेन्यू धुआंधार है। ठीक है, मैं एक बड़ा मजेदार एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आप सर अभी आप देखते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया था कि हीरो मोटो कॉप और बजाज ऑटो ने इसकी मार्केट पे कब्जा करी 51% है, टू व्हीलर मार्केट पे। इस बंदे का कब्जा सिर्फ 30% के करीब है। ठीक है, इसका जो रिवेन्यू था वो मेरे ख्याल से 60,000 करोड़ का था करीब करीब। इसका रिवेन्यू 38,000 करोड़ का था। ठीक है जी, इतना। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो था 2078 शायद। तो इसका था 3900। क्वेश्चन लिख रखा था, हु इज रूलिंग इंडियन ऑटो मार्केट। बताओ, बोलो। हाँ, आप बताइए ना। अरे भाई, इस साल किसने रूल करा बताओ। ये इस बात ये क्वेश्चन था, मतलब मैं नहीं बोल रहा, वो तो न्यूज़पेपर वाले ने लिख रखा था, हु इज एक्चुअली रूलिंग इंडियन ऑटो मार्केट, टू व्हीलर मार्केट। मैं कुछ नहीं बोल रहा भाई। एक न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंस ने, बिजनेस वाले ने, बिजनेस पेज पे खबर छपी थी और पूरे ग्राफिक्स के साथ छपी थी खबर कि ये इस मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मतलब इसका सेल भी जब ऑलमोस्ट देखो डबल से ज्यादा जा रही है, मार्केट शेयर भी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो किसका ज्यादा है। जो भी होगा, किसकी ज्यादा है, किसकी। हीरो का प्रॉफिट कम है भाई, इसका प्रॉफिट ये करोड़ है, करोड़, ये करोड़ है। हाँ बोलो। टू व्हीलर की सेल से सेल कर रखी है यार, टू व्हीलर सेल की बात कर रहे हैं सिर्फ। और सुनो, हीरो मोटोकॉपी कंपोनेंट बनाता है अपनी गाड़ियों के, ऐसा नहीं है। हाँ, तो बजाज जो टू व्हीलर्स वाला है उसकी बात करी गई थी यहाँ पर, है ना। ऐसा करके बोला गया। अब आप देखिए, अगर हम अगर हम ये छुपा दें ये अगर हम ये छुपा दें तो हु इज द अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर, वो भाई साहब है। लेकिन अगर यहाँ नीचे आ जाती है तो इसकी जो बादशाह थी उस पर क्या लग जाता है, धब्बा लग जाता है। ठीक है, इसके इसके ऑपरेशंस बड़े शानदार है, इसका मतलब भाई ये क्या कर रहा है, इतनी सेल में ही इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो जब हम बात करेंगे किसकी, इक्विटी रेशियोज की, वहां इस तरह के कंपैरिजन दिखेंगे आपको अभी। हाँ बोलो। बड़े मेरी बात समझ, न्यूज़पेपर वाले ने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी और कैप्शन दे रखा था, हु इज एक्चुअली रूलिंग इंडियन टू व्हीलर मार्केट। तो वो तो हम सोच रहे हैं ना, जो एनालिसिस के डीप में जाएंगे। एक आम आदमी सोच के क्या कहेगा, यार क्या मजाक चल रहा है भाई, ये 51% है, 30% शेयर है, इसका इतना। तो ऑब्वियसली पहली नजर में अगर मैं ये चीज छुपा दूंगा तो कौन है, हीरो अनडिस्प्यूटेड है। लेकिन जब मैं प्रॉफिट की बात करूंगा, भले ही तू राजा हो लेकिन कमाई तो मैं कर रहा हूँ। सीधी सी बात ये है। ठीक है जी। तो हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कुछ हो जाए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे ये न्यूज दिखा तो आई एम शेयर विद यू। परफॉर्मेंस रेशियो भी इसी तरह इन्हीं के आसपास गोल गोल घूमती है। नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है आपका। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है आपका। तो हो सकता है कि हीरो मोटोकॉर्प के केस में क्या हो गया हो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा हो गई हो। रेवेन्यू भले ही ज्यादा हो लेकिन कॉस्ट ज्यादा, तो क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया उसका। यहाँ क्या हो गया हो इसका, रेवेन्यू जितना भी रहा हो लेकिन कॉस्ट इसने कंट्रोल कर ली, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो वाली फिगर क्या हो गई, ज्यादा निकल कर आ गई। तो वो, लेट मी कंप्लीट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के इंडिकेटर हम लेके चलते हैं, और क्या लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके चलते हैं। फिर कहीं कहीं पर हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स लेके चलते हैं, कहीं कहीं पर हम नेट क्रेडिट परचेज लेके चलते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन, अंडर रिलेटेड है, बता कैसे। मैंने बोला ना आपसे, ऑब्वियसली यार शेयर प्राइस तो फिर इसके वाले में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगा तो ये मार्केट में अच्छा करेगा ना। लेकिन एज फार एज मार्केट शेयर इज कंसर्न, हीरो इज डोमिनेटिंग। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी इज अ सेपरेट इशू। आइए देखें जरा। अब आप देखेंगे, इन्हें भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक्टिविटी रेशियोज को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। कैसे, पेज नंबर खोल लीजिए आप 6, अपने नोट्स का पेज नंबर 6 खोल लीजिए फटाफट से, एक एक करके देखते हैं। इज इट विजिबल, दिख रहा है पेज नंबर 6। These ratio indicates the efficiency within which
with which the resources available are utilized by the business firm. These ratios generally calculated on the basis of cost of goods sold or sales. They are also known as turnover or performance ratios. और ये integers, not as a percentage में integers में दिखाई जाती हैं ये। आइए चलते हैं एक एक रेशो को लेकर। सबसे पहले रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। आओ मैं आपके साथ एक और चीज लेके चलता हूँ, एक एक रेशो लेके चल रहा हूँ। पहले मैं रेशो लेके चल रहा हूँ आपके सामने, कौन सी वाली? नंबर वन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। जैसी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मैंने लिखा, मुझे डिवाइड किससे करना है इसको? एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना है। मतलब ये क्वेश्चन को याद रखने का तरीका बताऊंगा क्यों करते हैं ऐसा। पहले मेरी बात समझिएगा, इन्वेंट्री किसे कहते हैं? स्टॉक को, जो कि किसकी होती है? स्टॉक ऑफ क्या? स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स, WIP और स्टॉक इन ट्रेड। याद है? तीन चीजों की होती है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में तो वर्क इन प्रोग्रेस से वो रॉ मटेरियल वहां चला जाता है। पहला चैप्टर याद करो, हमने आपको बताया था क्या था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था पहला पार्ट। फिर क्या था? चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ किसका? किसका किसका था? WIP था, फिनिश गुड्स था, स्टॉक इन ट्रेड था, यही तो था। और जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाली WIP या वर्क इन प्रोग्रेस या फिर रॉ मटेरियल को हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते थे, इसके साथ नहीं मिलाते थे। लेकिन यहाँ आइए आप देखिए, स्टॉक जो है उसका कंपैरिजन will makes more meaningful if we are going to compare that with the sales or with cost of goods sold। किसके साथ? स्टॉक का कंपैरिजन किसके साथ ज्यादा मीनिंगफुल बनता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ। क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दो लगते हैं। ठीक है जी। यानी कि हम लिखेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री कर दी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके पास ओनली ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन, नो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन, तो आप क्या करेंगे? ओपनिंग प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे? नहीं करना है ऐसा। एक्चुअल फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है तो ओपनिंग से डिवाइड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो क्लोजिंग से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब दोनों गिवन होगी तब हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तब हम एवरेज निकालेंगे, माइनस नहीं करना, एवरेज निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो कौन सी इन्वेंट्री लेके चलनी है? क्लोजिंग लेके चलनी है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। हम कौन सी लेके चलेंगे? क्लोजिंग वाली लेके चलेंगे। और जब दोनों दे रखे हो तो क्या लेके चलना है? एवरेज लेके चलना है। ये ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। पहले मैं आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन लेके चलेंगे। पहला फॉर्मूला याद रखने का तरीका आसान, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो नीचे क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री। ऊपर क्या होगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दिस इज फर्स्ट थिंग। चलिए देखते हैं आगे। अच्छा, इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एवरेज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कैरीड ड्यूरिंग दैट पीरियड। जितनी बड़ी हो उतनी अच्छी है। लोअर स्टॉक इन्वेंट्री रेशियो रिफ्लेक्ट डल बिजनेस, ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक। भाई अगर कम कैसी होगी? जब डिनोमिनेटर ज्यादा, यानी आपने स्टॉक ज्यादा रोक के रखा हुआ है। ज्यादा स्टॉक रोकने का मतलब क्या हो गया? आपका पैसा ब्लॉक हो गया भाई। ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाली बात तो नहीं आई। इट इज नॉट गुड कि आप खूब सारा स्टॉक होर्डिंग करके रख रहे हैं। उतना रखो जितने की जरूरत होती है। इसीलिए एक पूरी की पूरी अकाउंटिंग, उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। वो आपको बताती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना आपके स्टॉक में रहना चाहिए, कितना आपके वेयर हाउस गोडाउन में रहना चाहिए, ताकि आपका काम भी स्मूथली चले और आपका कॉस्ट का ओवरबर्डन भी ना आए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री टाइम्स में दिखता है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद करिए, मैंने चैप्टर 1 में सिखाया था आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेसिक फॉर्मूला था ये आपका। फिर हमने बोला था नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग स्टॉक। याद है, करवाया था ये चीज भी डिटेल में। फिर मैंने बताया था नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। पहले चैप्टर में अच्छे से बताई थी ये चीजें मैंने आपको। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है? ओपनिंग इज व्हाट? मोर, एंड क्लोजिंग इज लेस, उसे डिक्रीज इन इन्वेंट्री कहते थे। ये सारे फॉर्मूले मैंने उस समय बोर्ड पे आपको करके दिखाए थे। नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर इन ओपनिंग, या मैं बोलूँ तो नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। ओपनिंग अगर 5 लाख है, क्लोजिंग अगर 7 लाख है, तो इंक्रीज है। लेकिन क्या हो गया? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग बन गया ना, तो माइनस करना है इसको। तो इससे रिलेटेड कभी एक हल्का सा छोटका सा क्वेश्चन दिखेगा जो तंग कर जाएगा आपको। या फिर नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें,
या नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल वन आपके पास गिवन है। आ, इसे करके आप जरा निकालिए, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालिए जरा, आपके सामने एग्जाम्पल 10 1 है। हाँ जी। इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मुकाबले आपने इन्वेंट्री कम रखी हुई है। कम इन्वेंट्री होना आपके बिजनेस के लिए अच्छा है। आपने पैसा कम अपना ब्लॉक करा हुआ है, ये है। कॉस्ट ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कॉस्ट के मुकाबले स्टॉक कम होना, दैट्स अ गुड थिंग। इसे करके देखिए जरा क्वेश्चन को। हाँ जी बेटा। नहीं बाबा, फिर तो क्या कर देंगे, फिर तो हम इस रेशो को यूज ही नहीं करेंगे उस जगह पे। ये तो वेरी करेगा ना, चीजें सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। और सुनो, ये तो मैन्युफैक्चरिंग रेशो में चलेगा, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे, सर्विस के लिए तो ये रेशो यूज ही नहीं होगी। सर्विस के लिए कहाँ यूज होगा? कहाँ, कोई इन्वेंटरी नहीं है। पब्लिक रिलेशन फर्म के लिए क्या यूज करोगे तुम? हैं? तुम जैसे कंसल्टेंट हो, तुम क्या करोगे, कौन सी कहाँ लगाओगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो? कोई इन्वेंटरी नहीं है। ये थोड़ी लेगा तू मेरा पियोन है, तू मेरा पियोन है, दो को पियोन को मिला के एवरेज निकाल लेगा, नहीं होगा ऐसा। एग्जाम्पल वन, इसे करिए पहले फटाफट से, सॉल्व करिए जल्दी से, फाइंड आउट। क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, कैश परचेज है 1 लाख की, क्रेडिट परचेज है 60,000 की, रिटर्न है कितनी की, 20,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंस 30,000 की, क्लोजिंग इन्वेंटरी 60,000 है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी 20,000 है। आपको बोला इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो निकाल लीजिए, हम करते हैं, चलो निकालते हैं। तो मुझे बताइए कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपके सामने ये है, ठीक है जी। और आप मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मुझे निकालनी तो क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यही तो करूंगा। अब मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास क्वेश्चन में क्या ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है या नहीं है? नहीं गिवन है या नहीं है? एक्सेस ऑफ क्या है, क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है ना, तो मैं अपना फॉर्मूला बदल देता हूँ, हटा देता हूँ इसे। क्या करता हूँ, एक्सेस ऑफ क्या, एक्सेस ऑफ क्या, क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, ये लिख देता हूँ। नेट परचेज कैसे निकलेगी, व्हाट इज कैश परचेज, 1 लाख, व्हाट इज क्रेडिट परचेज 60,000, व्हाट इज रिटर्न 20,000, ये नेट परचेज हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना गिवन है, 30,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग कितना है, 20,000। सो व्हाट आई गॉट हियर, 140 प्लस 30, 30 क्या, ये माइनस कर दिया तो कितना बचता है, 10 बचता है, तो टोटल कितना आ गया, 150। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 150। अच्छा, अब मुझे एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, ओपनिंग क्लोजिंग तो चाहिए ना, तो हम बता रहे हैं क्या, कौन किसके आगे बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग बोला है ना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, लेट ओपनिंग इन्वेंट्री। हाँ तभी तो, डिफरेंस गिवन है, बिल्कुल ठीक है। हमने हमने अब चलो हम कुछ नहीं करते, हम लोग लिखते हैं क्या, कौन किससे ज्यादा, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री बराबर कितना दे रखा है, 20,000। व्हाट इज गिवन टू यू, 60,000 गिवन है, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना, 20,000। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी बन गई, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या बनेगा, 60,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू कितना बना, 40,000। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों आ गया। एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे बनेगी, ओपनिंग कितनी थी हमारे पास, 40,000, क्लोजिंग कितनी थी हमारे पास, 60,000, डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो कितना आएगा, 50,000। और ये रखिए फॉर्मूले के अंदर, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 50,000, व्हाट यू विल गेट हियर, 3 टाइम्स, दैट्स योर आंसर। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, मैंने ये निकाली है, ये नेट परचेज निकालने के लिए माइनस करा, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को मिलाऊंगा तो टोटल परचेज आती है, उसमें से रिटर्न माइनस करूंगा तभी तो नेट परचेज आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट परचेज, नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस रिटर्न, नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस रिटर्न। हमने ये किया, हमने कैश परचेज क्रेडिट परचेज को जोड़कर
उसमें से क्या माइनस किया, परचेज रिटर्न किया, तब हमारे पास आंसर निकला है ये, इसलिए ऐसा किया। आई थिंक दिस इज फाइन। बोलिए। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ, अगर आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी आपकी कि वो ओपनिंग जोड़ो क्लोजिंग जोड़ो और क्या कर लीजिए, डायरेक्ट जोड़ के अपना आंसर निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हो, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये करते हैं। और प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर डायरेक्ट हुआ तो जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। और अगर अदर एक्सपेंस डायरेक्ट हुआ तो जोड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ेंगे। यानी कि एज अ रूल ऑफ थंब आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखनी है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिखना है, चेंज इन इन्वेंट्री लिखनी है, एंड फिनिश यू गॉट योर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कहाँ गया? हाँ, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है और अगर अदर एक्सपेंस अगर डायरेक्ट है तब। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं ना, कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो तो उसे इनडायरेक्ट मान के चलेगा। ठीक है। और आप देखिए नीचे, चेंज इन इन्वेंट्री मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन इन्वेंट्री। मतलब क्या है, ओपनिंग इज मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस ऑफ क्या है ये, क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है, इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ सॉरी, ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम है तो डिक्रीज माना जाएगा, डिक्रीज को हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्या लिखा है, हेंस इट विल बी एडेड। दूसरा क्या, इंक्रीज इन इन्वेंट्री विच मीन्स क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, इट इज व्हाट, इसे क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इफ नथिंग इज मेंशन बाय गिविंग अ सुटेबल assumption। उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेके चल सकते हैं, लेकिन मैं मानूंगा आपको कि आप इनडायरेक्ट लेंगे तो आपका बहुत बड़ा कलेश कट जाएगा, आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बट यू हैव टू मेंशन इन द नोट, जनरली गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। और इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, नेट सेल्स मतलब सेल अपॉन में एवरेज, ये मत लिखना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ के लिए रिलेवेंट नहीं है, सीनियर क्लासेस के लिए रिलेवेंट है, ये ट्वेल्थ के लिए रिलेवेंट नहीं है वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे अभी, पहले बाकी रेसेस को एक बार देख लेते हैं। नहीं ये वाला नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा ना सीनियर क्लास को भी ध्यान में रख के करा है। नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर आपके पास, देखो ये जितनी भी कॉस्ट पे प्राइस पे गिवन होता है ना, चाहे स्टॉक बोले, चाहे आपका स्टॉक बोले, चाहे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, तो कॉस्ट ही है। लेकिन अगर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप सेल्स प्राइस पे भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे सिलेबस के डोमेन से बाहर है। अगले चलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो या डेटर टर्नओवर रेशियो। देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ऊपर क्या, क्या मैं डेटर का कंपैरिजन, क्या मैं डेटर का कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कर सकता हूँ? कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो निकल कर आया वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और वो किसके बराबर होना चाहिए, अपॉन में क्या बनेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है ऊपर। अब मुझे बताइए, ट्रेड रिसीवेबल का जन्म किससे होता है, डेटर से। डेटर का जन्म किससे होता है, क्रेडिट सेल्स से। तो कंपैरिजन किसके साथ ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा, नेट क्रेडिट सेल्स, या बनेगा क्या, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हुआ ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है। अगर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है। एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। एवरेज कब निकलेगा भाई, जब ओपनिंग क्लोजिंग होगी, सीधी सी बात ही है। ठीक है। ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर है, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना। लेकिन अगर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर गिवन है, भाई एवरेज निकाल लीजिए उसका, ये करना है। ठीक है, रूल वही है। फॉर्मूला असल में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में इन्वेंट, अब अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल, बस यही फॉर्मूला है। लेकिन क्वेश्चन में अगर ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब एवरेज लेके चलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बना,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में। तो एवरेज लेके चलना है। तीसरी रेशो देखिए आपके पास, वो है ट्रेड ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। अब जैसे नाम बता रहे तो नीचे क्या होना चाहिए, एवरेज ट्रेड पेबल होना चाहिए। और बताइए ट्रेड पेबल का जन्म किससे होता है, क्रेडिट परचेज से, है ना। ट्रेड पेबल में क्या होगा, क्रेडिटर और बीपी दोनों आते हैं, तो ऊपर क्या लिखा जाएगा, नेट क्रेडिट परचेजेस। इससे कंपैरिजन कर लेंगे। तीन रेशो देखिए आपने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, एवरेज इन्वेंट्री, तो ऊपर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरी क्या जी बेटा, क्या करना है इसमें, ऊपर वाला ट्रेड रिसीवेबल किसको कहते हैं, डेटर और बीआर को। डेटर और बीआर का जन्म किससे होता है, क्रेडिट सेल से। हाँ तो क्रेडिट से, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज क्रेडिट सेल्स, वो भी नेट क्रेडिट से रिटर्न हटा के। नीचे वाला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज क्या, ट्रेड पेबल्स। तीसरी रेशो निकली। और देखें जरा कौन सी रेशो है। अभी मैं सिर्फ इनके फॉर्मूले करूँ, डिटेल डिस्कस करेंगे इनके साथ साथ, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने का तरीका। अगली रेशो देखो कौन सी आपके पास है, ये डेट कलेक्शन पीरियड और ये एवरेज पेमेंट पीरियड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब करेंगे डिस्कशन इनका। अब आइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, क्या रेशो अब आपके पास आ रही है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। आओ जरा ध्यान से देखें। नंबर 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे, वर्किंग कैपिटल रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो में फर्क बताइए। वर्किंग कैपिटल रेशो तो भाई करंट रेशो होती है। हाँ, तो वो तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, और ये परफॉर्मेंस वाली रेशो है। तो जरा देखिए ध्यान से, नीचे क्या होने वाला है बताइए, नीचे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द इन द डिनोमिनेटर, देखो जरा क्या होगा, नीचे क्या लिखा है, एवरेज लिखा है, सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिखा है, क्या लिखा है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल एवरेज जैसी कोई चीज नहीं बनती है, वर्किंग कैपिटल इज वर्किंग कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर, है ना। भाई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो समझ में आता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, साल के आखिर में कैलकुलेट हो रहा है कि कितना पैसा आपके हाथ में आया कितना नहीं है, करंट असेट्स का टोटल माइनस करंट लायबिलिटी का टोटल, वर्किंग कैपिटल। नीचे क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। एक चीज आपने ध्यान रखी कि भाई अगर ये इन्वेंट्री है तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री, अगर ये ट्रेड रिसीवेबल है तो नीचे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अगर ये ट्रेड पेबल है तो एवरेज ट्रेड पेबल, डिनोमिनेटर इसके अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ वर्किंग कैपिटल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है, सेल्स जनरेट करना। क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कहाँ यूज होती है, टू जनरेट सेल्स। तो किससे कंपैरिजन करेंगे इसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे इसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन। ठीक है, तो 4 रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या हुआ, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल क्या हुआ, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में वर्किंग कैपिटल। ठीक है, डिटेल डिस्कशन थोड़ी देर में, पहले सारे फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं। अगला देखिए क्या फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, और आपने देखा ना, ये कुछ मैंने काट रखे हैं, बॉक्स के अंदर काटे हुए हैं, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये सब सीनियर क्लासेस में यूज होते हैं, यहाँ यूज नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास बारी आई क्या, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो। क्या बारी आई हमारे पास, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। ठीक है जी। अब क्योंकि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो है तो डिवाइड किससे करेंगे बताइए, किससे करेंगे डिवाइड, नेट फिक्स एसेट्स, वो डेप्रिसिएशन घटा के नेट फिक्स्ड एसेट से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, और फिक्स एसेट्स का पर्पस भी क्या होता है, फिक्स एसेट्स, देखो फिक्स एसेट्स का कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज्यादा अच्छा बनेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इतने अच्छे तरीके से आपने अपनी फिक्स एसेट्स यूटिलाइज करी कि सेल्स जनरेट हुई, या कितने अच्छे तरीके से आपने फिक्स एसेट्स यूटिलाइज करी कि कॉस्ट इनकर हुई, सेल्स के साथ कंपैरिजन बनता है। हमने बोला ना, परफॉर्मेंस दो तरह से मेजर करनी है, तो रिवेन्यू से या क्या कॉस्ट से। तो यहाँ लिखेंगे क्या, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लॉजिकल प्लेसमेंट है, कुछ ऐसा इलॉजिकल नहीं है।
कॉस्ट के साथ एसेट्स का कंपैरिजन कोई मायने ही नहीं रखता। कॉस्ट का एक कंपोनेंट डेप्रिसिएशन लगता है, वो छोटा सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, उसके साथ पूरी सच्चाई थोड़ी निकल पाएगी। ठीक है, ऐसा करके आ ठीक है जी। और एक लास्ट रेशो जो हमारे पास आई है वो क्या है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, या इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशो। ये किससे होगी? देखो ध्यान से जरा, नंबर 6 रेशो कौन सी हमारी है? सीओजी से नहीं कैलकुलेट करना है इसे। रुक जाइए, क्या लिखा हमने? और करके लिखा हुआ है ना? और छोड़ दीजिए, और को नहीं लेके चलना, अपने ऊपर वाले से लेके चलना है, और वाले को नहीं। तो जब ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तब करना है। देखिए, इन एनी कंडीशन इफ द सेल्स फिगर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, और आपके पास कोई क्लू ही नहीं है, अब जाके आप वो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जो जो पिंक में दे रखे हैं ना सारे, वही असली फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना इसका। गॉट इट? इसको ध्यान रखना, ये असली फॉर्मूला है। और नेट फिक्सेस कैसे निकलेगी? फिक्स एसेट्स में से क्या कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करके निकालेंगे। अगली आपके पास है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स किसको कहते हैं जानते हैं? अरे कैपिटल एम्प्लॉयड को कहते हैं। याद करो, डिबेंचर वाले चैप्टर में सिखाया था नेट एसेट्स क्या होती है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो है। ठीक है जी। तो फॉर्मूला नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैसे बनेगा? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या बनेगा बताइए? अपॉन में क्या बनना है? अपॉन में तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। और सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड का कंपैरिजन सेल्स के साथ ज्यादा मीनिंगफुल है, कॉस्ट के साथ? सेल्स के साथ। तो हम बनाएंगे क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अपॉन में क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। तो अगर मैं बोलूं तो अब इन फॉर्मूले को हम एक एक बार करके दोबारा से पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला आपने क्या बोला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री है, ऊपर क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दूसरा फॉर्मूला आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नीचे क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर ट्रेड पेबल, नीचे क्या? एवरेज ट्रेड पेबल, ऊपर क्या? नेट क्रेडिट परचेज। नेक्स्ट फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अरे शांति रखो भाई, थोड़ा सा तुम्हारा टाइम नहीं है ये। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नीचे क्या? वर्किंग कैपिटल, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन चलना है। वर्किंग कैपिटल का पर्पस होता है रेवेन्यू जनरेट करना। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट फिक्स एसेट्स, ऊपर से फिर क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और नीचे कौन सा वाला? नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए, अब एक एक फॉर्मूले को क्या करते हैं डिटेल में, और फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए जरा, उठा लीजिए। दोबारा चलेंगे किस पर आप? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो मैंने बोल दिया था आपके साथ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। इससे हमें पता चलता है कि हमारे डेट के कलेक्शन का टाइम जो है, हमारा डेट का जो कलेक्शन है कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। डेटर्स है भाई, और क्या? सेल्स है। क्रेडिट सेल्स के मुकाबले आपके क्या है? डेटर कितने हैं? क्रेडिट सेल्स के मुकाबले अगर डेटर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? आप उधारी पे चल रहे हो। ठीक है। और आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, फिर क्या? रिकवरी रिकवरी बढ़िया कर रहे हो आप? नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर नेट सेल्स ज्यादा है और डेटर कम है एवरेज में, इसका मतलब क्या है? उधार तो बिक रहा है, लेकिन वसूली भी साथ साथ हो रही है। डेटर कम होने का मतलब क्या है? सेल्स तो बिकी, आप सामान तो बिका आपका, लेकिन डेटर नहीं बचे। देखो, क्रेडिट सेल्स तो हुई है आपकी, लेकिन डेटर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? पैसे की रिकवरी तो हो गई है, तो ये अच्छी होती है। While calculating this ratio, provision for doubtful debt are not deducted from the total debtors. ठीक है, so that it may not give a false impression that debtor are collected quickly. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ से माइनस नहीं करना है, डेटर की अपनी नॉर्मल वैल्यू रखनी चल रही। प्रोविजन तो हमारा एज ए प्रूडेंस मैटर काम कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप सॉल्वेंसी रेशियो में माइनस करके चले, वो पैसे की वसूली देखते हैं। मैं पैसे की वसूली नहीं देख रहे हैं, डेटर का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? नेट क्रेडिट सेल्स से। ट्रेड रिसीवेबल फॉर्मूला आपके सामने है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, ठीक? या ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, और क्या कर रहे हैं आप नीचे? क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर, और उसके बाद क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? इन दोनों का टोटल करके
पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर और डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। ना भाई ना, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर इज 1 यूनिट, क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर इज 1 यूनिट। दोनों का टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अगर आपके पास ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर है तो भी एवरेज बनेगा, या वाइस वर्सा। लेकिन अगर सिर्फ ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर है तो एवरेज नहीं निकालना है। सिर्फ क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर है तो एवरेज नहीं निकालना है। डिवाइड कर देना सिंपल से। हाँ, एवरेज निकलेगा ना। एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तब। अच्छा एक बात बता, बिजली में जब आप स्पार्क लगाना तो क्या कहते हैं, प्लस और माइनस की तार को लगाते हैं तब स्पार्क होता है ना। प्लस प्लस में माइनस माइनस में थोड़ी स्पार्क होगा। एवरेज कब बनेगा, जब एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग होगी। दोनों ओपनिंग है दोनों क्लोजिंग है, एवरेज नहीं निकलेगा। क्लियर कर लें बात को, हम पहले भी बोल के आए हैं ये चीज। ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल्स करके आप इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 आपके सामने है। आइए इनको देखते हैं। हमने बोला ना डिटेल में पढ़ना है इनको। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए बोला है आपसे। डेटर ओपनिंग दे रखा था और बीआर क्लोजिंग दे रखा था। ओरल क्वेश्चन है। डेटर क्या है, ओपनिंग, और बीआर क्या है, क्लोजिंग। एवरेज निकल गया कितने का, 40,000 का। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3 पे आइए। कैलकुलेट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल फॉर द ईयर 2021 एंड 2021 टू। अब इसे करके देखिए। और एक इन्फॉर्मेशन है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि 31 मार्च 2021 डेटर एंड बीआर इंक्रीज बाय 10,000। निकालो जरा एवरेज। सोल्यूशन तो दे रखा है, लेकिन कोशिश करिए एक बार कि एक आंसर कैसे निकला। ट्राई करिए। हाँ जी हाँ जी, क्या 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 क्या। मुझे नहीं पता ना, ये तुम्हें देखना है। ये तुम करिए, करके देखिए क्या निकल रहा है आपका आंसर। और एक बार ना ये शायद किसी स्कूल के डीपीएस के पेपर में पिछले साल ये जो दूसरा केस है ना, यही एग्जैक्टली उठा के दे दिया था। कंपार्टमेंट में भी बिल्कुल ये क्वेश्चन उठा के दे रखा था बोर्ड के। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको चाहिए 2021 के लिए और 21-22 2 सालों के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई जरा देखो ध्यान से। 31 मार्च 2022 को अगर मैं क्लोजिंग मान के चल रहा हूँ, तो 31 मार्च 2021 मेरे लिए ओपनिंग होगी। तो 31 मार्च 2021-22 में ओपनिंग फिगर कितनी है, 150, और क्लोजिंग फिगर कितनी है, 260। एवरेज बन गया 25। एवरीबडी इज ओके विद दिस। लेकिन अगर मैं 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग मान के चल रहा हूँ, तो क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन तो 1,50,000। भाई ओपनिंग कितनी हमें मालूम ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन में क्लू गिवन है, क्या गिवन है क्लू, कि 31 मार्च 2021 को जो इन्फॉर्मेशन है वो 10,000 बढ़ के है पिछले साल के मुकाबले। तो अगर इस साल इन्फॉर्मेशन 150 है तो पिछले साल क्या रही होगी, 140। 140 पिछले साल की इन्फॉर्मेशन, इस साल 150। एवरेज कितना निकला है, 145। आई होप एवरीबडी इज फाइन विद दिस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। नहीं समझ में आया, इधर देखो। आपके पास 2 साल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक 21-21, मतलब 20 21-22 और 20-21, दो इंफॉर्मेशन है आपके पास। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ एवरेज। क्या चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री है शायद ना, प्रॉफिट क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कौन से साल का, 21-22 का। इसमें ओपनिंग फिगर कितनी है, 1,50,000। क्लोजिंग फिगर कितनी है बताइए, 160, 260। ये पता चल रहा है क्या हुआ, एवरेज कितना निकला। कितना टोटल कितना है, ये 3 4 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना निकला, 2,05,000। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। 2020 और 21 के लिए भाई क्लोजिंग फिगर तो मेरे पास 1,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। ओपनिंग फिगर है ही नहीं। जब 31 मार्च 2021 लेके चलेगी तो क्लोजिंग भी तो मानेगी उसको। भाई 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग है। इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग है ना, ये गिवन नहीं है। और बोला है कि यहां से यहां जब हम गए 10,000 बढ़ा के गए हैं।
तो अगर ये 150 है तो ये कितनी हुई होगी? 140 हुई होगी। सो दैट्स योर आंसर। अगला एग्जांपल देखिए ना। पढ़ो पहले क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर। मैं अगला नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसी को बोल रहा हूँ जो सॉल्व करने के लिए बोला है, पहला वाला। ये केस वन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा था इंक्रीज बाय 10,000। केस टू देखिए, अगर कह रहे हैं कि डेटर एंड बी आर इंक्रीज बाय 10,000 ईच, इसका मतलब क्या हुआ? 10,000 ईच का मतलब क्या हुआ? डेटर 10 से बढ़ा और बी आर कितने से बढ़ा? 10 से बढ़ा। टोटल कितने से बढ़ा? 20 से। तो उस कंडीशन में, 2021 की कंडीशन में, केस टू में, ये केस वन में था, तो क्या बनेगा? वट इंफॉर्मेशन यू हैव देन? 1 लाख कितना बढ़ा? 1,30,000 प्लस कितना? 150। भाई जब 10,000 से डेटर और 10,000 से बी आर बढ़े तो 20,000 से बढ़े ना। ऐसा करके डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 2। वट वैल्यू यू विल गेट? 280। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। क्या कह रहे हो? अरे रुक जा भाई, रुक जा, मैं देखने दे मुझे क्या है। शायद करेक्शन है इसमें छोटी सी। मेरे पास तो 140 आंसर आ रहा है। ओ, अरे केस टू तो पढ़ के लिखा है। डेटर्स एंड बी आर वर इंक्रीज बाय 10,000 ईच है। यानी कि आपका पिछले साल के मुकाबले जो इंक्रीज हुआ 20,000 का हुआ है। आपका इंक्रीज, आपकी वैल्यू 150 है। पिछले क्वेश्चन में डेटर एंड बी आर कंबाइन होकर 10,000 से बढ़े थे। यहाँ बोला डेटर और बी आर 10,000 से बढ़े हैं। पहले वाले में इंक्रीज 10,000 का था, यहाँ 20,000 का इंक्रीज है। तो अगर 20,000 बढ़कर कोई फिगर 150 है तो 20,000 हटा के फिगर कितनी? 130। प्रीवियस ईयर की फिगर 130, 150, तब डिवाइडेड बाय 2 करके तब हमने निकाला 140 आंसर। ईच का क्या मतलब है? देर आर टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट 10 से बढ़ा, दूसरा 10 से बढ़ा, तो टोटल कितना बढ़ा? 20 से बढ़ा। और 20 बढ़ने के बाद फिगर 150 है, तो 20 बढ़ने से पहले फिगर कितनी थी? 130। 130 प्लस 150, तब हमने निकाला इसको 180 और तब डिवाइडेड बाय 2 किया। इज दैट ओके? ये था क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको डिफरेंस समझना है। अगर 10,000 बोल रहा है तो सिर्फ 10,000 बढ़ा के करना है। लेकिन 10,000 ईच बोल रहा है तो 20,000 बढ़ा के करना है। नहीं? दिस इज क्लियर? ये सिचुएशन आपके सामने थी। हाँ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो चेंज हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? बस फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन में हो रहा है। क्रेडिटर पेबल रेशो में क्या लिखा है? क्रेडिट परचेज और एवरेज अकाउंट पेबल का रिलेशन है। ये बताता है कि किस स्पीड से, किस फ्रीक्वेंसी से आपका क्या हो रहा है? पेमेंट जा रही है। और नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल है। एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक। इन केस डिटेल रिगार्डिंग क्रेडिट परचेज ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकाउंट पेबल इज नॉट गिवन, तब आप नेट परचेज से भी निकाल सकते हैं इसको। लेकिन वो बहुत एग्जाम्पलरी केसेस होता है। नॉर्मल केसेस में आपको तो नॉर्मल फॉर्मूला लेके चलना है। डेट कलेक्शन पीरियड और ये एवरेज पेमेंट पीरियड में सबसे लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। ठीक है। इन्हें एक बार आप घर से करेंगे, मैं भी नहीं बता रहा, इनको करना है घर से। ये मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले क्योंकि इसमें छुटकी फुटकी गड़बड़ है। तो ये आपको खुद करना है, मैं अगली क्लास में इसका डिस्कशन करूंगा आपके साथ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्या होता है? हाउ एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मेक सेल्स। हायर वर्किंग कैपिटल क्या बताती है? एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल है। एंड क्विक टर्नओवर ऑफ करंट एसेट्स है। वेरी हाई वर्किंग कैपिटल रेशियो डेंजरस होती है। क्यों? यहाँ क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट विद टू लिटिल वर्किंग कैपिटल। हाँ बट वर्क आपकी आपकी देखो, आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत ज्यादा, वर्किंग कैपिटल छुटकी सी। तो क्या होगा? थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल से आप ज्यादा रेवेन्यू कर रहे हो, कहीं भी अगर एक साइकिल मिस हुआ आपका, आप कोलैप्स हो जाओगे। वो कहने का मतलब है यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल शुड बी सफिशिएंट अनफ गो इन लॉन्ग रन एज वेल। वो आपको बैलेंस लेके चलना है। लो वर्किंग कैपिटल रेशियो इंडिकेट्स अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि रेवेन्यू आपका कम हो रहा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लेके बैठे हो, तो आप तो सेल ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो। वो अलग नुकसान वाली चीज होती है। हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब, अब मैंने बोला ना, पहले हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ लिया था कि कोई स्टैंडर्डाइज पैरामीटर्स नहीं है। वही हैंडीकैप हमारे सामने है। हो सकता है कि मैं एज एन एनालिस्ट बोल दूं कि भाई ठीक है, 2:1 बढ़िया है, कोई कहते 1:1 बढ़िया, कोई कहते 3:1 बढ़िया। और स्टैंडर्ड तो है ही नहीं ना इंडस्ट्री के। डिपेंड करता है। मैं 20 साल से फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ।
और क्या कर रहा हूँ, टैक्स एक्सपर्ट भी हूँ और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हूँ, तो मेरी बातों की ज्यादा वेटेज होगी। और एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो कि सिर्फ इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बीकॉम है, उसके एनालिसिस को आप शायद किनारे कर लें। ये फर्क पड़ता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में नेट सेल्स करना है, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ही होती है, और ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, हम जानना चाहते हैं कि रेशो ऑफ सेल्स टू फिक्स एसेट्स, दिस रेशो शोज हाउ वेल द फिक्स एसेट्स हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस। ठीक है, ये रेशो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ज्यादा अच्छी होती है। अगर रेशो में बढ़ रहा है तो इट इंडिकेट द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, और वी कैन से ग्रेटर सेल्स हैव बीन obtained विदाउट इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स। और अगर फॉल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में नेट फिक्स एसेट्स से आपका आंसर बनता है। ये जो दूसरा वाला दे रखा है ना, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू अपॉन में नेट, ये तब करना है जब नेट सेल्स कैलकुलेट ही ना करी जाए, लेकिन अवॉइड ही करना है। आपके बोर्ड के पेपर में इस तरह की चीजें कम से कम देते हैं। नेट फिक्स एसेट्स कैसे निकाली जाती है, टोटल फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिर बारी आई है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, और आप जानते हैं हाउ एफिशिएंटली नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन यूटिलाइज्ड टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पैसा लगा के तो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं ना, डेट आप इक्विटी और डेट दोनों को मिला के आप जनरेट करते हैं सेल्स को। हाई रेशो shows efficient use of net assets and having a higher profitability, lower ratio underutilization of net assets। revenue from operations upon में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, ये हम सीख चुके हैं। नेट एसेट्स पार्टनरशिप में क्या है पता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज एक्सटर्नल। नेट एसेट्स कंपनी में क्या है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सिर्फ करंट लायबिलिटी। ध्यान रखना, करवा चुका हूँ ये चीज मैं आपको, ये हमने सॉल्वेंसी रेशियो में अच्छे से करें क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो आप पार्टनरशिप वाला तरीका यहाँ यूज मत कर लेना, और ये वाले तरीके को पार्टनरशिप में इस्तेमाल मत कर लेना। मैंने बताया था ना, पिछले साल के पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया था ऐसा वाला। कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ करंट लायबिलिटी, लेकिन पार्टनरशिप की गुडविल वाली वैल्यूएशन में नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल। क्योंकि पार्टनरशिप में सिर्फ ओनर्स फंड लिए जाते हैं, कंपनी में ओनर्स एंड बोरोड लॉन्ग टर्म फंड लिए जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में। इतना ठीक है। तो इससे रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करते हैं। और अगली क्लास का जो बचा हुआ पार्ट होता है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिर्फ 15 मिनट का खेल है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस को करना जरूरी है। तो अगली क्लास में हम डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी और ये जो बचे बचे क्वेश्चन है वो करेंगे। आपका टास्क जो होगा, आप ये एग्जाम्पल 4, 5, 6 एक तो करके लाएंगे, और इसके इलस्ट्रेशंस का ट्राई करेंगे घर में बैठ के, है ना। फॉर्मूले तो याद हो गए, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं रिवाइज करूं, करंट असेट्स अपन में करंट लायबिलिटी, क्विक असेट्स अपन में करंट लायबिलिटी हो गया। फिर हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन, डेट अपॉन में इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फिर अगला क्या आया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। फिर अगला क्या आया था, हाँ, नहीं नहीं, एक और आई थी, एक रेशियो छोड़ी आपने, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। और फिर क्या आया था, टोटल एसेट्स टू कैपिटल, नहीं, डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आया था। और बाकी रेशियो आपके सामने है आज। तो रेशियो याद करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा करके तो आज वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।